दरअसल जब से लॉकडाउन हुआ है और हमारी ऑनलाइन क्लास हुई है, तो जो आप लोगों से बात करने का जो समय है वो थोड़ा कम हो गया है। पहले हम लोग आप लोगों को ज्यादा नजदीक से सामने में समझते थे, प्रतिक्रियाएं भी देखते थे कि आप क्या सोचते हैं और हमारी बात आपको कैसी लग रही है वो भी समझ में आता था। आप में परिवर्तन भी दिखाई पड़ता था। देखिए, केवल नौकरी प्राप्त कर लेना या आपको नौकरी दिला देना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में निकल करके आए, अच्छे नागरिक के रूप में निकल करके आए, एक जागरूक नागरिक बने, समझदार व्यक्ति बने और एक शानदार व्यक्तित्व आपका हो, ऐसी पर्सनालिटी हो जो हर तरह की समस्या का समाधान कर सके। लोगों को जब आप समाज में देखते हैं, देश में देखते हैं, तो वो वर्गों में बटे हुए हैं। कोई किसान है, कोई विद्यार्थी है, कोई नौकरी पेशा लोग हैं, कोई व्यापारी हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि ये व्यापारी वर्ग है, ये किसान वर्ग है, ये नौकरी पेशा वर्ग है, ये सर्विस क्लास आदमी है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और जब ये सब चीजें हैं, तब उनकी जो समस्याएं हैं, वो जो उनकी रोजमर्रा की जो दिक्कतें आती हैं, वो अपने अपने तरह की होती हैं। किसानों की दिक्कतें अपनी खेती से संबंधित और उसकी उपज को बेचने से संबंधित होता है, उसके मूल्य से संबंधित होता है। तो उनकी आपसी आप बातचीत सुनोगे तो उसका भी वही अर्थ निकलेगा। आप उस बातचीत से वही अर्थ निकालेंगे। खेती से उन्होंने जो पैदा किया अनाज, उसका अभी मूल्य क्या चल रहा है उससे, और किसका मूल्य ज्यादा मिलेगा, किसका कम मिलेगा, खाद कौन सा अच्छा डालना चाहिए, बीज। तो किसानों से जुड़ी हुई चीजें किसान अपने स्तर पे देखता है, क्योंकि वो खेतों में काम भी करता है, करवाता है और अपने उत्पादन को मार्केट में बेच करके अपनी आजीविका चलाता है, अपना घर बनाता है, बच्चों की शादी करता है और सारे खर्चे निभाता है। तो उसकी जो समस्याएं हैं और उसका जो दायरा है, वो किसान के अपने खेत से जुड़े हुए, उसके व्यापार से जुड़े हुई चीजों से होता है। मजदूर का दायरा अपनी मजदूरी तक रहता है। व्यापारी जो होता है वो अपने व्यापार का ख्याल रखता है। नौकरी पेशा आदमी जिस नौकरी में काम कर रहा है, उस नौकरी से जुड़ी हुई उसकी चीजें होती है। लेकिन जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, तो आपका दायरा सभी से बड़ा होता है। आपके संपर्क में नौकरी पेशा लोग सीधे सीधे रहते हैं। उनको छुट्टी देना, उनकी ड्यूटी लगाना, खास करके कोरोना महामारी और ऐसे जो समय होता है, तो ऐसे में एसडीएम और कलेक्टर और इनके दायर जो काम है, एसपी के, डीएसपी के, पुलिस के, तो प्रशासनिक अधिकारियों के जो काम है वो बहुत बढ़ जाते हैं। आपातकाल में और बढ़ जाते हैं, बाकी दिनों में भी बहुत ज्यादा रहते हैं और उनको लगभग सभी वर्गों को संभालना होता है। समाज में यदि कोई पत्रकार है तो उसकी अगर कोई समस्या है तो वो भी आप देख रहे हैं। वकीलों की समस्याओं को भी सब लोग ज्ञापन देने कहां पहुंचते हैं, आपको पता है, कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं। सारे के सारे लोग ज्ञापन लेकर के अपना कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं और एसडीएम के यहां दिया जाता है, तहसीलदार को ज्ञापन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो सरकार के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं। तो आप सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपका दायरा जो है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन थोड़ी परीक्षा की खामियां हैं और परीक्षा की तैयारी करने के तरीके में पढ़ाने वालों का तरीका जो है वो बड़ा संकुचित है। वो सिलेबस को पढ़ा करके खत्म कर देते हैं, इसलिए फोर्थ पेपर में बहुत सारी चीजें जो है वो उस तरह से नहीं आती। लेकिन आप लोगों के लिए हम जो एक तरीका इस्तेमाल करते हैं वो आपके दृष्टिकोण को विकसित करने का तरीका है। दृष्टिकोण किसे कहते हैं? एंगल ऑफ आई। क्या होता है ये?
ये दृष्टिकोण आप जाकर के अगर सिंपल सा उदाहरण आपको दे दें, तो जब आप कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और उसमें अगर आप मल्टी में जो है फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, तो वहां से जो आपको दिखाई देता है वो कितना हिस्सा दिखाई देता है। फिर सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं तो आप ज्यादा दूर तक देख सकते हैं, ज्यादा हिस्सा दिखाई देगा, आपका मोहल्ला पूरा दिखने लगेगा। थर्ड फ्लोर पे जाएंगे तो हो सकता है आप अगली कॉलोनी भी देख सकते हैं, पास के दूर के मकान देख सकते हैं, आसपास अगर खेत हैं और दुकानें हैं और उद्योग हैं तो उनको देख सकते हैं। और ऊपर अगर बड़ी बिल्डिंग है उसमें और ऊपर चले जाएंगे तो और ज्यादा दिखाई पड़ेगा। ऐसे आप जितना दायरा अपना दृष्टि को बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा आप देखते जाएंगे, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो हमें अपनी दृष्टि का दायरा बढ़ाना पड़ता है और पढ़ाई जो है वो आपको उस हद तक करनी है, उस हद तक करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए कमियां रहेंगी, इसलिए अभी अधिकांश जो डीएम हो जाते हैं, एसपी हो जाते हैं, बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, दायरा नहीं होता। उसका देखने का जो दृष्टिकोण है वो उतना विकसित नहीं होता। उससे क्या नुकसान होता है? उससे नुकसान सबसे बड़ा तो ये है कि वो समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाता। उसके पास कोई व्यक्ति आया वो भगा देगा। अभी कोरोना काल में कितने सारे एक्सपेरिमेंट हुए कि अभी ये करना चाहिए, अभी ये करना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए जो नेता है वो बहुत कम पढ़ा लिखा होता है। बहुत कम ऐसे नेता हैं हमारे जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे नेता हैं। और केवल पढ़ने लिखने से भी क्या होता है? आप में से अधिकांश लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग बताइए, आप जब सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करते तो आपका क्या होता बताओ? आप कितना समझ लेते चीजों को? आप ग्रेजुएट तो हो गए थे और केवल ग्रेजुएट हो जाने से बात बन जाती है क्या? क्या केवल ग्रेजुएट हो जाने से आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाती हैं? आप हर बात को समझ सकते हैं ग्रेजुएट होने से? आप डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, आपको सब कुछ समझ में आने लग जाता है। आप में से अधिकांश लोग इंजीनियर हैं, एमटेक किया हुआ है किसी ने, बीटेक तो लगभग सभी हैं। तो ग्रेजुएट तो हो गए थे, फिर किसी ने गेट दिया, किसी ने और कई तरह की एग्जाम दी और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से बड़ी बड़ी डिग्री लेके भी आए। अब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। अब आप जो इस सिलेबस को समझ रहे हो और इसके हिसाब से जो आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है कि जब हम तैयारी का अपना दायरा बढ़ाते हैं, ज्ञान का दायरा बढ़ाते हैं, तो हमको ज्यादा चीजें दिखाई देती हैं, ज्यादा सोल्यूशन नजर आते हैं। तो हमें सबसे पहले तो संकुचित रह करके पढ़ाई नहीं करना है। अगर आपको वाकई में जीवन में सफल होना है और जीवन में निर्भीक होकर के रहना है, निर्द्वंद होकर के रहना है, मन में कोई द्वंद नहीं रखना है, तो फिर आपको अपना ज्ञान का विकास करना चाहिए और सभी क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। कोई संकुचित क्षेत्र नहीं। कई लोग सिलेबस पूछते हैं, सर ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। नहीं, ये तो इसका कोई दायरा नहीं है कि यही करना पड़ेगा या इतना करने से हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है। आप बहुत ज्यादा पढ़ करके भी आप सही दिशा नहीं ले सकते और कम पढ़ करके भी अच्छी दिशा प्राप्त कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका दृष्टिकोण कैसा है। तो दृष्टिकोण के ऊपर एक गीत है, वो मैं आपको इसमें लिखा हुआ कोटेशन के तौर पर बता देता हूं, फिर आप उसको एक काम करना, परीक्षा में कहीं न कहीं आपको समझाने में अच्छा रहेगा, आप समझा पाएंगे, अच्छे से बता पाएंगे। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। ये शांति कुंज हरिद्वार का गीत है। इसको आप कुछ पंक्तियां लिख लीजिए। ये आपका खास करके निबंध जब भी कभी दृष्टिकोण का आएगा तब बहुत अच्छा लगेगा आपको। निबंध के मामले में अच्छे से आप कर पाएंगे। ये देखिए, बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है और दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। आप वेबसाइट पर जाकर के भी
इसको देख सकते हैं, वेबसाइट पे भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। अब यहां ये मोटिवेशनल भी है और थोड़ा सा आपको पढ़ाई के बारे में भी बताता है कि कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। असंभव कुछ भी नहीं होता, अगर आप संकल्प करें तो असंभव कुछ भी नहीं है। संकल्प करना पड़ता है। संकल्पों को जब साहस के गतिमय चरण दिए जाते हैं, संकल्पों में साहस के गतिमय चरण देना, केवल चरण नहीं, गतिमय चरण, यानी कि आपको एक स्टेप आगे बढ़ते जाना है। बाधाओं की क्या बिसात फिर रुख तूफान बदल सकता है। देखिए, जो रोकने वाले लोग हैं वो सभी जगह होते हैं, तो यहां पे भी हो सकता है कि कोई आपको रोके। तो यहां तो ये कहा कि आसमान किसको क्या कहता, धरती किसको टोका करती। आपने प्रकृति में किसी को रोकते हुए देखा है? प्रकृति किसी को नहीं रोकती। तो आसमान किसको क्या कहता, कभी आसमान ने किसी को कुछ कहा है? नहीं कहा। धरती किसी को टोकती है? नहीं टोकती है। मंजिल दूर भगाती किसको, गति कभी किसको रोका करती। मंजिल भी किसी को दूर नहीं भगाती, गति भी कभी किसी को नहीं रोका करती। तो सबको ही प्रकाश देने से क्या दिनमान बदल सकता है? क्या सबको रात दिन प्रकाश देता रहता है, दिनमान बदल जाता है क्या? सूर्य का अपना टाइम टेबल है, वो कहीं बदलता है? उसकी इंटेंसिटी बदलती है। लेकिन हम ही नहीं बदलते, घिसा पिटा जीवन जीते हैं। हम बदलते ही नहीं है, वही जीवन जीते रहते हैं। ताना बाना बुना न जाता, फटी हुई चादर सीते हैं। मन चाहे ही परिधानों को, चाहे प्राण बदल सकता है। तो ये आह्वान किया गया है कि युग परिवर्तन की वेला में आओ दृष्टिकोण हम बदलें, हम अपना दृष्टिकोण बदलें। गंगा के प्रवाह सा बहने जीवन की धाराएं बदलें। शापित जनमानस का फिर तो भाग्य विधान बदल सकता है। शापित जनमानस क्यों कहा है? क्योंकि जो जनमानस है वो भूल गया है कि वो क्या था और क्या हो गया, उसे क्या होना चाहिए। तो एक तरह से शापित है वो। तो फिर तो उसका भाग्य विधान भी बदल सकता है अगर दृष्टिकोण बदल जाए तो। अगर ज्ञान का सूर्य उदय हो, नवल विहान बदल सकता है। तो ये बदला जाए दृष्टिकोण यदि, तो इंसान बदल सकता है। और दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। ये क्यों बताया आपको? ये इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोग जो है वो समस्याओं को उस रूप में समझते हैं। किस रूप में मानते हैं? उनको लगता है कि ये जो सारा घटनाक्रम है या ये जो कुछ चल रहा है, ये हमारी नियति है। और हमारी नीति जब ऐसी है तो हम क्या कर सकते हैं? और उन्होंने नीति को इस रूप में मान लिया। इसी का नुकसान ये हुआ कि अब वो कोई नया काम करने की स्थिति में नहीं है, नया कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक आप कुछ बदलाव करने की स्थिति में नहीं होते, जब तक आप कुछ नया करने की स्थिति में नहीं होते, तब तक आपका भाग्य भी नहीं बदल सकता। और आप अपने भाग्य को चाहे कोसते रहें, उससे क्या होगा? भाग्य के कोसने से कुछ नहीं होगा। भाग्य आप बदल सकते हैं, जैसे आपने भी इस वाले में देखा। देखिए, ये बात मैंने इसलिए की ना आपसे क्योंकि जब आप फील्ड में जाएंगे या आप कहीं पे भी जाएं, जहां कहीं पे भी आप किसी प्रकार की कोई समस्या देखेंगे, तो जब आप उसके सॉल्यूशन तलाशने की कोशिश करेंगे तो आपको कई बार अगर ज्ञान नहीं होगा तो एक अंधकार सा दिखाई देगा। हमको लगेगा कि मतलब इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो सकते। जैसे किसी आदमी को ओला उबर टैक्सी का ऐप चलाना ना आता हो या उसको उसके बारे में पता ना हो कि ओला उबर टैक्सी किस प्रकार से आप बुलाते हैं, ऐप नहीं है उसके पास, तो ऑटो खोजने के लिए बहुत दूर तक चला जा रहा है। ये समस्या है।
ट्रांसपोर्ट के मामले में मान लीजिए वो किसी अनजान जगह पे उस शहर में ओला उबर टैक्सी चलती हैं, लेकिन उसके पास ऐप डाउनलोड नहीं है और उसको पता भी नहीं है कि ये कैसे बुलाते हैं, उसने कभी कोशिश भी नहीं की, तो बहुत परेशान रहेगा। और मान लीजिए ऑटो स्टैंड बहुत दूर है और वहां पे जाने के बाद पता चला कि यहाँ 3-4 ऑटो खड़े रहते हैं लेकिन आज नहीं है, तो फिर अगले ऑटो स्टैंड तक जाना है या फिर किसी ट्रांसपोर्ट का इंतजार करना है कि कोई बस आएगी या, लेकिन मात्र उसकी जानकारी, उसका ज्ञान उसको बचा ले जाता है। अगर वो तुरंत ऐप नहीं भी है तो तुरंत डाउनलोड कर सकता है, तुरंत बुला सकता है और बैठ के जा सकता है, समस्या सॉल्व हो गई। तो प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम थी वास्तव में उसके ज्ञान में, उसके अनुभव में। उसने वो अभ्यास किया था कि नहीं, वो ये कर पा रहा था कि नहीं। अगर वो ये सब नहीं कर सकता तो फिर उसका तारणहार कौन है, या तो फिर वो किसी से पूछना पड़ेगा, उसको कितना ज्ञान है उस पर भी निर्भर करेगा। देखिए, यदि आप समझदार हैं, आप पढ़ते हैं, आपको ज्ञान है, तो आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, किसी भी। और आपको किसी भी समस्या का समाधान करने लायक बनना है। और समस्याएं कह के नहीं आती, तो कभी भी आ सकती हैं, तो पहले से बता के नहीं आएंगे आपको कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं होती, अचानक से आ जाती है। और जिस व्यक्ति के पास जितने ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं वो उतना ज्यादा सफल होता है, क्योंकि वो उसके पास हर्डल नहीं होते और वो सफल होता चला जाता है। और जो आप कितने बड़े आदमी बन जाइए, यदि आप दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो मैं यही बता रहा था कि जो हमारे नेतागण हैं उनमें से अधिकांश नेताओं को आप सब जानोगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, आप उनका गाइडेंस करोगे। देखिए, कई बार प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं चाहता कि नेता उसको ज्यादा परेशान करे, या कई बार उसकी अपनी मान्यताएं होती, इस वजह से भी वो नेताओं को ज्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहता। नेताओं का ज्ञान बहुत अल्प होता है, बहुत कम ऐसे नेता हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और स्वयं से निर्णय लेते हैं। ऐसे नेता भी हैं इस देश में जो प्रशासनिक अधिकारियों को उल्टा ज्ञान दे देते हैं, क्योंकि वो पढ़ते ज्यादा है। प्रशासनिक अधिकारी ने पढ़ना बंद कर दिया। एक नेता जब बन रहा था तो बनने से पहले जितना वो पढ़ रहा था, वो लगभग उतना ही पढ़ रहा था जितना एक प्रशासनिक अधिकारी पढ़ता है। और प्रशासनिक अधिकारी ने भी अपनी पढ़ाई तब तक जारी रखी जब तक कि वो परीक्षा पास नहीं कर गया। तो दोनों ने पढ़ाई को एक समय में बंद किया। अब एक नेता बन गया, एक प्रशासनिक अधिकारी बन गया। हो सकता है कि वो नेता प्रशासनिक अधिकारी भी बन सकता था, लेकिन बना नहीं। तो कई बार प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं समझदार, वो भी नेता बन जाते हैं। ऐसे में तो नेता जो है वो प्रशासनिक अधिकारी से ज्यादा जानता है, तो वो उल्टा उसको गाइड कर सकता है। तब तक तो ठीक है कि उसके पास समझ का दायरा ज्यादा है, लेकिन जब ऐसा नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी को ही समझाना है, तो उसकी अपनी एक सीमा है। मान लीजिए वो अपने पार्टी के 4-5 लोगों के साथ बैठा हुआ है नेता, और बहुत जरूरी बात आपको उस नेता को बतानी है, और आप उसके कमरे में गए, दरवाजा खटखटाया, नॉक करने के बाद जैसे ही आपने उसको देखा, उसने कहा 1 मिनट आप बाहर रहिए, अभी हमारी बात चल रही है। तो उनकी पार्टी की बात बहुत जरूरी है, वो कितना भी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहे नहीं बता सकता। तो प्रशासनिक अधिकारियों की यहाँ आकर के सीमा हो जाती है, क्योंकि नेता जो है वो अपने हिसाब से तय करेगा। और कई बार सफलता असफलता के जिम्मेदार आप कहलाएंगे, जबकि आपको उनसे परमिशन लेना थी और उसने समय पर दी नहीं, लेकिन आप उसके ऊपर डाल नहीं सकते, वो आपके ऊपर डाल देगा। लेकिन पब्लिक के लिए तो अकाउंटेबल वो है, आप नहीं है। आप काम के लिए अकाउंटेबल है, इंप्लीमेंटेशन के लिए है, लेकिन पब्लिक के लिए तो अकाउंटेबिलिटी नेता की बनती है, क्योंकि 5 साल बाद आपको वोट मांगने नहीं जाना है, उसको जाना है। इसलिए कई लोग समझदार जो नेता होते हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों पर सीधा भरोसा कर लेते हैं और उनके कहे अनुसार काम करने लग जाते हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ने भी पढ़ाई बंद कर दी हो, समझदारी बंद कर दी हो, अपने अकल के दरवाजे बंद कर लिए हो, तो फिर कैसे होगा? क्या एक बार पढ़ाई कर लेने मात्र से हो जाएगा? क्या आप अभी 1 महीना द हिंदू पढ़ना बंद कर दीजिए, जीएस पढ़ना बंद कर दीजिए, हमारी क्लास आना बंद कर दीजिए, फिर आप अपना खुद का हाल देखिए, फिर क्या होता है, कैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, पढ़ना, समझना,
उस ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन करना, ये एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस आपको करते रहना पड़ता है और उसमें प्रैक्टिस करते रहना पड़ती है। देखिए, दरअसल जब आप नॉलेज का दायरा देखेंगे ना, तो वो इतना ज्यादा है कि हर समस्या का हल जो है उसमें मौजूद है। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि मानव समाज के विकास के साथ, मानव समाज जब विकसित होता हुआ गया और उसका विकास होता हुआ चला गया, तो जैसे जैसे मानव समाज विकसित होता गया उसमें बहुत सारी चीजें आती गई। उसमें कानूनों का समावेश होता गया, ज्ञान आता गया, कला आ गई। कल आपको टाइलर की परिभाषा भी बताई थी कल्चर की। तो संस्कृति का समावेश हुआ उसमें, और ये संस्कृतियां किससे बनती हैं? ज्ञान, विश्वास, कला, प्रथा, नैतिकता, कानून, ये जो सारी चीजें जो मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते सीखता है ना, उससे फिर ये संस्कृति बनती है। तो संस्कृतियों के समावेश से हमारा मानव समाज बना है। अब इस समाज में क्या है कि आप यदि ठीक से जीना चाहते हैं, आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, आप अपना दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं, जैसे अभी बताया, दरअसल मनुष्य को हमेशा विकसित होते रहना चाहिए। लेकिन जब आप विकसित होते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, जब आप कुछ अर्जित करते हैं, तो कुछ लोग ईर्ष्या द्वेषवश आपके पीछे पड़ जाते हैं, कुछ लोग अनायास रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं। तो आपको अपने रास्ते के कंटक और रास्ते की समस्याओं को भी सॉल्व करते रहना पड़ता है। इस समाज में अपराध भी है, कई लोग शारीरिक रूप से सक्षम, देखिए व्यक्ति को बड़ा होने में, मसल इकट्ठा करने में टाइम नहीं लगता। हमने कई सारे ऐसे लोगों को देखा जो पढ़ाई लिखाई में उतने अच्छे नहीं थे और सद्विचार भी उनके पास नहीं थे, अच्छे विचार भी नहीं है, यानी कि वो अच्छी चीजें पढ़ते हों, अच्छे विचार रखते हों, अच्छा भलाई का काम करने के बारे में कभी सोचते हों, ऐसा कुछ नहीं करते हो। लेकिन उनको एक शौक है कि वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं, सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, अपने शरीर को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब क्या होगा कि जैसे आदमी 10 साल का है तो हड्डियां उतनी मजबूत नहीं होती, मसल्स उतनी मजबूत नहीं होती, 15-16 साल 20 साल का होते होते हड्डियां और मसल्स मजबूत होने लगते हैं। हाँ? तो व्यायाम करने लगता है, फिर प्रोटीन फूड लेने लगता है, या ऐसे कुछ तो भी खाने पीने में उसने अपनी डाइट को बहुत ही ज्यादा वो बढ़ा लिया, तो उसमें मसल्स निकल आती हैं। मसल्स बने, अब चलते रास्ते वो कहीं पे भी मुक्का मारना, ये वो, दीवार पे मारा, कभी इसको मारा, कभी उसको मारा, उसकी इच्छा होती कोई मिले तो मैं उसको पीट दूं, और शॉर्ट टेम्पर्ड भी होता है कई बार। तो इस तरह से व्यक्ति का, मनुष्य का, व्यक्ति तो नहीं कहूंगा मैं उसको, मनुष्य कहूंगा, और मनुष्य भी अगर उसमें मनुष्यता है तो मनुष्य कहा जाएगा, लेकिन वो एक शरीर है, उसको मैं शरीर कहूंगा कि वो शरीर जो है वो बड़ा हो गया। अब वो कॉलेज में भी पहुंच गया, मान लीजिए पढ़ने लिखने में 12वीं जैसे तैसे उसने पास कर लिया तो कॉलेज में भी पहुंच जाएगा। कई बार अच्छे परसेंट ऐसे भी कर लेता है छोटा मोटा। कई दुर्बुद्धि वाले ऐसे लोग हैं जो भला काम तो नहीं कर सकते लेकिन परसेंटेज ठीक बना लेते हैं, रट लेते हैं, चीजों को परोस देते हैं, जैसा कल मैं बता रहा था आपको। तो शरीर जो है वो बड़ा हो जाता है, शरीर बड़ा हो जाता है, मनुष्य नहीं होता, मानव नहीं बनता, वो इंसान नहीं बनता, शरीर बड़ा हो जाता है उसका। केवल एक ढांचा हाड़ मांस का जो होता है, क्योंकि वो तो प्रोटीन सिंथेसिस है, तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो हड्डियां भी बनेंगी, मांसपेशियां भी बनेंगी और स्किन भी बनेगी, और वो एक बड़ा सा दिखने लगेगा, ताबूत टाइप। अब आपको लगेगा बहुत मजबूत है और बहुत बड़ा आदमी हो गया है, बड़ा दिखने लगता है। मार्केट में तरह तरह के ब्रांडेड टी शर्ट मिलेंगे, तरह तरह के जीन्स मिलता है, अच्छे शूज मिलते हैं कंपनी के, पिताजी अच्छी नौकरी वाले हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, या बहुत बड़े पैसे वाले आदमी हैं, तो वो चूंकि इकलौता बच्चा है या 1-2 बच्चे हैं तो वो जहर खाने की धमकी दे देता है। मुझे अगर 50,000 रुपए नहीं दिए कपड़ों के लिए और इन सब चीजों के लिए तो मैं जहर खा लूंगा। वो सोचता है, बच्चे तो आजकल बहुत कहने में नहीं है, तो वो उसको कपड़े के लिए पैसे भी देते हैं। तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत टैलेंटेड आदमी दिख रहा है, बिल्कुल हीरो के माफिक दिखने लगता है, लेकिन वो व्यक्ति ताबूत की तरह खड़ा हो जाता है। लेकिन उसमें से अधिकांश, कई सारे लोग अपराधी होते हैं। अधिकांश लोग जो है, जब आप कहीं डीएम बन के जाएंगे, कहीं आप एसडीएम बन के जाएंगे,
तो कई लोग जो है, आपको ऐसे लोग ढूंढने को मिलेंगे जो हेकड़ी में रहेंगे। आपने कई बार देखा होगा रोड के किनारे वीडियो, सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो बहुत वायरल होते हैं कि एक नेता का लड़का है, किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी का लड़का है, और वो अच्छा सा स्मार्ट सा दिख रहा है, पढ़ा लिखा दिख रहा है, और गाड़ी चला रहा है अनाप शनाप। ट्रैफिक वाले ने रोका तो उसको चांटा मार दिया, उसको गाली देने लगा। अभी एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ था कि वो अपने बोनेट पे जो है वो उसको पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश की तो उसको घसीटता हुआ बहुत देर तक ले चला गया, बहुत दूरी तक लेके चला गया। तो ये ऐसी जो संतानें होती हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं जो जिनको संस्कार नहीं दिए गए, जिनका कोई कंट्रोल नहीं है, जिनमें अकल नहीं है, तो शरीर के रूप में बड़े हो गए हैं। क्योंकि शरीर की तो ग्रोथ होती है ना, विकास नहीं हुआ उसका शरीर का विकास नहीं हुआ, उसका ग्रोथ हुआ है, वृद्धि हुई है। तो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर बताया वो यही है कि एक संस्कार के साथ बड़ा होगा। ये समाज के बहुत बड़े कंटक है। ये लोग जो इस तरह से बड़े होते हैं ना, ये आपको प्रशासन में बहुत परेशान करने वाले हैं। क्योंकि जब आप प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जब आप जाएंगे तो आपके पास बड़े बड़े आकाओं के उनके फोन आने लग जाते हैं फिर कि इसको छोड़ दो, ये हमारा आदमी का लड़का है। क्योंकि उनके पिता जो है पार्टी को फंड देते हैं, तमाम पार्टियों को चंदा देते हैं, तो उसके लिए आपके पास फोन आ जाएंगे, आप पकड़ोगे तो फोन आ जाएंगे। तो ये आपके लिए इतनी बड़ी सरदर्द बनना है। इन सब चीजों को आप कैसे निपटेंगे, कैसे करेंगे? ऐसे लोगों के लिए फिर आपको वही साम दाम दंड भेद वाली आपको प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। इन लोगों को ठीक करने के लिए उनको उन्हीं के जाल में उलझाना पड़ेगा। उनकी अकल ऐसे ठिकाना नहीं आती। हाँ, आप यदि उसकी ताकत कहीं विदेश में बैठी हुई है तो उसको कैसे पस्त करना। आप यहां बैठे बैठे अपने कमरे में बैठे बैठे अपने कंप्यूटर से किसी भी व्यक्ति को जो बहुत पावरफुल है और विदेश में बैठा हुआ है और विदेश का नागरिक, वहां का नागरिक है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसके खिलाफ। आप उसको वारंट जारी करवा सकते हैं। यानी कि आप अभी आपको अगर बताया तो आप आश्चर्य करोगे कि नागरिकता छीनने से लेकर के उसको वापस घर वापसी करना, उसको वापस घर पहुंचा देना अपने ठीक जहां से निकला था। अच्छा, तो तुम रांची के पास एक कस्बा है वहां के रहने वाले, अब वहीं रहो। कहां थे? बहुत बड़े देश में थे, दुनिया के किसी भी बड़े देश में थे, वहां के नागरिक। बहुत खतरनाक कानून है, चीजें बहुत जबरदस्त हैं, कानून बहुत जबरदस्त है, ज्ञान बहुत जबरदस्त है। किसी भी व्यक्ति की हवा टाइट की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति की गलती को अपराध बना करके आप उसकी हालत खराब कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की हेकड़ी को गायब कर सकते हैं। आप कितना बड़ा आदमी हो, दुनिया का कितना बड़ा आदमी हो, उसकी हालत खराब कर सकते हैं। बशर्ते आपको ज्ञान होना चाहिए, प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर ज्ञान है और आप उसका अनुप्रयोग जानते हैं, उसके फिर केवल ज्ञान ही नहीं, फिर उसके अनुप्रयोगों को भी जानना पड़ेगा। सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। अब ये चीजें हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। आप किसी डीएम से भी बात करें, किसी कलेक्टर से भी बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे कानून में ऐसा नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं अभी कि नहीं, इसमें आप ये नहीं कर सकते। दरअसल सबका दायरा सीमित है। सब लोगों ने अपने दायरे को बहुत सीमित कर रखा है, अपने ज्ञान को बहुत सीमित कर रखा है। उनको लगता है कि उनको एक किताब पकड़ा दी गई है कि ये हमारे कलेक्टर के लिए निर्देश हैं और ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है, तो बस वो उसको पढ़ के और उसको लगता है ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से। वो उस किताब के बाहर सोचता ही नहीं है कि उस किताब के बाहर इस तरफ क्या है, इस किताब के इधर क्या है, इस किताब के बनने से पहले क्या था, और इस किताब को यदि और डेवलप कर दिया जाए तो ये कहां पहुंच जाएगी। तो उसको लगता है ये रूल बुक है, ये हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, और वो उसी दायरे को मानता है। हम लोगों ने इस दायरे को तोड़ा है। हम लोगों ने जो अपनी जन सुनवाई की है उसके माध्यम से जो 20-22 हजार लोगों की जो समस्याएं सॉल्व की है और उन लोगों को जो न्याय दिलाया है, उसमें हम लोगों ने सारी सीमाएं तोड़ी, सारे दायरे तोड़े हैं। हमने विदेशों में जाकर के, यानी विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन
उसमें यहीं से समस्याओं को सॉल्व करना सीखा है कि कैसे वहां पर किसी एक व्यक्ति की, फंसे हुए व्यक्ति की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप लोग सोचेंगे कि हम लोग तो परीक्षा की तैयारी करने आए थे और केवल ये इतना सिलेबस पढ़ने आए थे। नहीं, आपको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, इसमें भी सोचने का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, तभी। नहीं तो आप सोचेंगे कि मात्र ये प्रश्न आएगा और इस तरह इस दृष्टिकोण को लिख देने से ऐसी चीज बन जाएगी। इसलिए यूपीएससी में ऐसे प्रश्न नहीं आते। यूपीएससी में जो मूल सिद्धांत है और मूल कानून है, उसके आसपास बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं। इसलिए हम बहुत जो है सशक्त बने, अंदर से ऐसे ताकतवर बने कि हम किसी भी प्रकार की समस्या को सॉल्व कर सकें। परंतु उसका आधार जो आपको बताया, वो सतत ज्ञान का जो है आपको अवलंबन लेना पड़ेगा, सतत लेना पड़ेगा, कंटिन्यूअस आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। और जब आप कंटिन्यूअस पढ़ते रहेंगे तो आपके पास हर तरह की चीजों का सॉल्यूशन होगा, सारी समस्याओं का सॉल्यूशन होगा। आपको लगता है कि पड़ोस में जो एक व्यक्ति है वो रहता है, वो बहुत पावरफुल है। और बहुत पावरफुल क्यों है? क्योंकि उसका जो एक परिवार का एक सदस्य है वो नेवी में बहुत बड़े पद पे है और वहां वो बहुत करप्शन करता है, और इतना करप्शन करता है कि वो यहाँ पैसा भी भेजता है और पड़ोस वाले मकान में आधा हिस्सा उसने भी कर रखा है। आप यहाँ बैठे बैठे उसको ढीला कर देंगे, उसका करप्शन सब खत्म हो जाएगा, वो हो सकता है नेवी से सस्पेंड हो जाए और गेम खत्म है उसका पूरा का पूरा, और पड़ोसी भी ढीला आपका, 2 मिनट लगेंगे। तो आप जिस समस्या से परेशान है, ग्रसित है, वो आप अपने खुद के अज्ञान के कारण है। बाहर वाले की कोई ताकत नहीं है, आप में अकल नहीं है, आपने अपने अकल का दायरा नहीं बढ़ाया, इस वजह से आप परेशान है। बाहर वाले ने, किसी ने परेशान आपको नहीं कर रखा है, आपकी अज्ञानता ने आपको परेशान कर रखा है। आप में जो ज्ञान की कमी है, और मान लीजिए आपको कोई ज्ञान है भी तो आप उसका दायरा नहीं बढ़ाना चाहते, और दायरा बढ़ा भी लिया तो उसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। तो ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान हासिल कीजिए, ज्ञान का दायरा बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा विकसित कीजिए, और फिर उसको इंप्लीमेंट करना सीखिए। इंप्लीमेंटेशन करिए, उसका बार बार करिए, तो फिर उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरी जिंदगी काम आने वाली बात मैंने आपको बताई है। पढ़ाई के दौरान कैसे क्या करना है, अभी आपको पंगा लेना है क्या? नहीं, अभी आपको पंगा लेने से बचना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ध्यान तो बढ़ता है, क्योंकि आप तैयारी करते हैं, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विपक्ष में तैयारी करते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बारे में लिटरेचर पढ़ते हैं। उसके बजाय आप अपने एग्जाम की तैयारी ज्यादा करें तो ज्यादा बेटर है। तो आपका समय बहुत सारा इस चीज में जा सकता है। लेकिन अगर कोई समस्या और रोज आपका समय खराब कर रहा है कोई, तो उस समय को तो बचाना है ना। रोज आपका 3-4 घंटे कोई खराब कर देता है, और ऐसा कोई व्यक्ति है और दुष्ट है और वो आपको परेशान करता है, तो उसका इलाज तो फिर आपको करना पड़ेगा। तो फिर रोज समय बचा करेगा, तो फिर एक दिन जो है उसी को समर्पित कर दो, 8-10 घंटे का समय लगाओ, अध्ययन करो, उसका इलाज ढूंढो। कोई दिक्कत है तो हमसे पूछो, हम गाइड करेंगे आपको, लेकिन इलाज हो जाएगा। हर समस्या का समाधान है। कितना बड़ा आदमी हो, कितनी बड़ी समस्या हो, वो गलतियां करता है, लूप होल्स छोड़ता है। और सिस्टम में, पूरी दुनिया में एक सिस्टम बना हुआ है। पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उन सब देशों में कानून बने हुए हैं। तो इसलिए कोई कहीं पे भी बैठा हो, पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति हो, वो कानूनों के तहत संचालित होता है। और वो कानून जो है एक तरह से ज्ञान है, एक संस्कृति है। हमें उस ज्ञान और संस्कृति को धारण करना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या जो है वो टिक पाएगी और आपको परेशान कर पाएगी। तो फिर आप जब बन जाएंगे तब क्या फायदा होगा? बनने के बाद सबसे बड़ा फायदा आपको ये होने वाला है कि आप इस ज्ञान का उपयोग करके जो स्थापना करना चाहते हैं, आप अगर आप व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं और वातावरण ठीक करना चाहते हैं, आप लोगों में अनुशासन स्थापित करना चाहते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। और जो लोग इसके खिलाफ होंगे, जो लोग इसको नहीं समझते, उनको समझा सकते हैं। तो कोड पढ़ना सीखिए ज्यादा से ज्यादा। अंबेडकर का पूरा जीवन आप देखेंगे तो वो कानून के इर्द गिर्द घूमता है। डॉक्टर अंबेडकर ने
जितना कानून का प्रयोग किया, जितना कानून का हिस्सा पढ़ा, जितने कानूनों को पढ़ा, उन सब से मिला करके उन्होंने कई तरह के कानूनों को बनाने की कोशिश की। भारत के संविधान को ही नहीं, हिंदू कोड बिल को, और कई तरह के नए नए जो आपने उस जमाने के जो इनेक्टमेंट हैं सारे के सारे 1950 से लेकर के 1955-56 तक के, उन सारे इनेक्टमेंट में आपको जो संसद से पास हुए थे, जितने भी कानून पास हुए थे, उन सब में उसका प्रभाव, उनके ज्ञान का प्रभाव आपको उसमें दिखाई पड़ता है और उसको आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो एक व्यक्ति है जिस आदमी ने कानून को जिया और अपने जीवन में धारण किया और उसको अपनी जनता के लिए अर्पित भी कर दिया, ऐसे व्यक्ति का नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो उनको आप कानून के मामले में, ज्ञान के मामले में आदर्श बना सकते हैं। वो है जिन्होंने इस को धरातल पे लेके आए। चलिए आज का शुरू करते हैं आर्टिकल। दिख रहा है स्क्रीन सबको? ये आर्टिकल है 1991 मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अशोक गुलाटी का। और इसमें खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कुछ बातें की गई हैं एलपीजी के बाद। तो इसको देख लीजिए 2 मिनट।
तो अभी हम जो आपसे बात कर रहे थे, तो उस सिलसिले में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है। ध्यान रखिएगा, जब आप किसी से पंगा लेते हैं, किसी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो पलट करके जब वो वार करता है तो उसका भी अपना ज्ञान होना चाहिए कि दरअसल क्या है कि जो आप आक्रमण करते हैं, आक्रमण करना तो हमने अभी आपको बता दिया, लेकिन डिफेंस भी आपका मजबूत होना चाहिए। तो उसके लिए फिर अलग ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो आधे अधूरे ज्ञान के साथ अटैक नहीं करना, ध्यान रखिएगा। फिर आपको और पढ़ते रहना पड़ेगा, वो और क्या पढ़ते रहना पड़ेगा, कैसे पढ़ते रहना पड़ेगा, ये आपको हम समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन आप जुड़े रहिए। हमने तो कहा ना, एक प्रशासनिक अधिकारी बन गए आप, तो उसके बाद रिटायरमेंट तक हम आपके काम आने वाले हैं। जब तक हम जिंदा हैं, आप हमको फोन करके पूछ सकते हैं कि सर इस समस्या का समाधान कैसे होगा, हम आपको बताएंगे। और हम आपको इतना कुछ बताएंगे कि आप वही आत्मनिर्भरता चल रहा है अभी, आत्मनिर्भर भी बना देंगे। लेकिन मेहनत करना पड़ेगी आपको एक दिशा में। जीवन को कैसे जीना है ये आपको तय करना है। चलिए आर्टिकल से शुरू करते हैं इससे। द 3 मेजर legal changes proposed in agri marketing system of India can finally prove to be the 1991 LPG movement for farmers and consumers। तो 1991 का जो LPG मूवमेंट था, वो किसानों के लिए और ग्राहकों के लिए किस तरीके से अच्छा हो सकता है, उसके लिए 3 बड़े लीगल चेंजेस जो हैं वो प्रपोज्ड हैं। किसमें? एग्री मार्केटिंग सिस्टम। तो भारत में जो कृषि व्यापार है, कृषि का जो विपणन है, मार्केट है, उसमें कौन कौन से बड़े बदलाव। तो एग्री मार्केटिंग सिस्टम रिफॉर्म, द मोदी गवर्नमेंट हैज फाइनली ब्रॉट लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म्स इन एग्री मार्केटिंग इन मई 2020। अभी वो लेके आ गई है। तो फाइनल रूल्स ट्रूली फॉलो द स्पिरिट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स अनाउंसमेंट्स, देन efficient value chains will be built and farmers returns will rise, consumers will get better products। तो क्या क्या हो सकता है, क्या परिवर्तन हो सकता है? तो 11 पॉइंट्स। दरअसल क्या है, इसमें से 8 पॉइंट्स तो उन्होंने एक तरह से नकार दिए। पैकेज हैज 11 पॉइंट्स, 8 of which are miscellaneous in nature and the remaining 3 where excitement lies। The first 8 do not hold much promise। साफ साफ इन्होंने उनको नकार दिया है कि वो जो पहले 8 हैं उनका तो कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। As many earlier programs, doubling farmer incomes by 2022, 99 irrigation projects by 2019, लगभग उसी के हिस्से हैं। यानी कि साफ साफ लेखक जो हैं वो ये कह रहे हैं, लेखक हैं अशोक गुलाटी। तो अशोक गुलाटी साफ साफ कह रहे हैं कि ये चीफ ये है चेयर, इन्फोसिस चेयर प्रोफेसर फॉर एग्रीकल्चर। तो ये राइटर हैं अशोक गुलाटी। ये साफ साफ बोल रहे हैं कि वो 8 पॉइंट का तो कोई मतलब नहीं होता, डबलिंग फार्मर इनकम और इरिगेशन प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड, डिड नॉट डिलीवर रिजल्ट्स, वो कुछ नहीं होने वाला। 3 गुड पॉइंट्स, 3 जो पॉइंट्स हैं उसमें से 11 पॉइंट्स में से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। These are amending the Essential Commodities Act of 1955। Essential Commodity Act 1955 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों आया था Essential Commodity Act? इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी? तो ये Essential Commodity Act जो है इससे पहले भी आया था, और वो जो लेके आए थे वो ब्रिटिशर्स लेके आए थे खास करके, और उसका भी मूल कारण था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसके बाद जो खाद्यान्न संकट आया था और वो सब चीजें आई थी। इसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट PCA ऑफ 1955, ब्रिंगिंग ए न्यू लॉ टू अलाउ फार्मर्स टू सेल प्रोड्यूस टू एनीवन आउटसाइड द APMC मंडीज। APMC मंडीज जो होती हैं आप जानते हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की जो मार्केट कमेटी कहते हैं हम लोग उसको, यानी कि कृषि उत्पाद
विपणन समिति, कृषि उत्पाद विपणन समितियों की आपने एपीएमसी मंडीज देखिए ना, वहीं पे आकर के सबसे ज्यादा लोग बेचते हैं, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लीगल फ्रेमवर्क, तो तीन बड़ी चीजें हैं। तो एक तो ईसीए के अंदर अमेंडमेंट करना, जो ईसीए पहले बना था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसको हिंदी में बोलते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम। दरअसल क्या अंग्रेजों ने ही इसकी शुरुआत कर दी थी, क्योंकि आवश्यक वस्तुएं जनता तक पहुंचनी चाहिए, चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोरोना की महामारी हो, चाहे जो समस्या हो, आवश्यक वस्तु जरूर जनता तक पहुंचनी चाहिए। और ये वस्तुएं किस रूप में पहुंचेंगी और कैसे इनका विपणन होगा और कैसे मार्केट में स्थायित्व धारण करेंगे, ये सब के लिए अमेंडमेंट करना। ब्रिंगिंग ए न्यू लॉ टू अलाउ फार्मर्स टू सेल प्रोड्यूस, तो एपीएमसी मंडीज और उसके बाहर और कैसे आप फार्मर्स जो है अपने सेल को, प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लीगल फ्रेमवर्क, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है इसके ऊपर, तो ये तीन चीजों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहला, फर्स्ट अमेंडिंग एक्ट ऑफ ईसीए 1955, इट स्प्रिंग फ्रॉम द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1943 के डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स से निकल करके आता है। व्हेन इंडिया फेसिंग ए बिग फेमाइन, भारत में वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, तब आवश्यक वस्तु अधिनियम लेके आए थे। द स्कार्सिटी एरा प्रॉम्प्टेड दिस लेजिस्लेशन, तो उसने इस लेजिस्लेशन को लेकर आया था। बाय 1965 ड्यू टू ड्रॉट्स इंडिया हैड टू इंपोर्ट व्हीट फ्रॉम द यूएस, उसको PL40 कहते हैं। जब हमने गेहूं मंगाया था और हमारे यहाँ सूखा पड़ा था 1965, तब हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस हुई थी और हमने नॉर्मन बोरलॉग और डॉक्टर स्वामीनाथन के निर्देशन में भारत में हरित क्रांति की थी। तब यूएस से जो गेहूं आया था उसको PL40 कहते हैं। तब उस समय के गेहूं के इंपोर्ट को क्या कहा जाता है, PL480 एंड बिकम ए शिप टू माउथ इकोनॉमी। व्हाट अबाउट 2020? इंडिया इज द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर ग्लोबली, हम दुनिया के सबसे ज्यादा चावल निर्यातक है, एंड सेकंड लार्जेस्ट राइस एंड व्हीट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। तो सेकंड लार्जेस्ट हम राइस और व्हीट में प्रोड्यूसर हो गए। चाइना अभी पिछले कुछ 15-20 सालों से एग्रीकल्चर में काफी चीजों में आगे निकल गया, पहले हम ही हुआ करते थे कुछ चीजों में। इंडियन ग्रेन स्टॉक्स आर ओवरफ्लोइंग बट द लॉज आर फ्रॉम 1950s and do not allow private investment in storage. So अभी आपने देखा था कि जब कोरोना महामारी आई उससे पहले भी आप बोलते थे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI के जो गोदाम है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, वहां अब रखने की जगह नहीं है। ये तो कोरोना महामारी आई और हम लोगों को ये अनाज जो है वो गरीबों को बांटना पड़ा, और बांटना चाहिए, बल्कि पहले देना चाहिए था और ज्यादा फ्री देना चाहिए। अभी जितना दे रहे हैं उससे भी ज्यादा फ्री देना चाहिए, यही पॉलिसी होना चाहिए। और कैश ट्रांसफर की पॉलिसी भी होना चाहिए, गरीबों के पास पैसा होगा तो वो और ज्यादा से अच्छे से वो सारी चीजें लगा पाएंगे। कौन गड़बड़ कर रहा भैया? हो गया म्यूट? चलिए। तो इंडियन ग्रेन स्टॉक्स आर ओवरफ्लोइंग, और ये हमने देखा। व्हाई नॉट? द ECA लॉ कैन पुट स्टॉक लिमिट्स ऑन एनी ट्रेडर, प्रोसेसर और एक्सपोर्टर, सो रिस्क इज यूज फॉर लार्ज इन्वेस्टर। ये देखिए कि ये स्टॉक लिमिट जो है वो किसी भी ट्रेडर के पास में, प्रोसेसर के पास में, एक्सपोर्टर के पास में
बहुत ज्यादा जो है ECA लॉ जो है वो अधिकार देते हैं स्टॉक लिमिट का कि वो कितना भी स्टॉक कर सकता है. Hence, not many private storages were built, and when farmers bring their produce to market after harvesting, the oversupply harm prices. तो दरअसल अगर आप स्टोरेज की प्रॉपर फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर में भी दे दें, या कौन गड़बड़ कर रहा है भाई, कौन बार बार चालू कर रहा है ये? मत करो भाई, थोड़ा सा ही तो ख्याल रखना है आपको. अभी भी मेरे इसमें दिख नहीं रहा. आप लोग बताओगे किसका गड़बड़ हो रहा है? ठीक, चलिए चलिए, हो गया. तो क्या कह रहे हैं? इन लीन सीजन प्राइसेस राइज शार्पली, हर्टिंग कंज्यूमर. उस समय में वो किसको नुकसान पहुंचाती है? किसानों को. बाद में किसको नुकसान पहुंचाती है? कंज्यूमर्स को. पहले किसानों को मूल्य नहीं मिल पाता, बाद में जब महंगा मिलता है तो कंज्यूमर्स को महंगा मिलता है. सो बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स आर हर्ट. तो फार्मर्स भी नुकसान में जाते हैं, कंज्यूमर्स भी नुकसान में जाते हैं एट डिफरेंट टाइम, है ना. द मोर स्टोरेज विल हेल्प काउंटर दिस प्रॉब्लम. तो पहली समस्या, तो पहला एक्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. सेकंड वाली बात देखते हैं. न्यू सेंट्रल लॉ अलाउ आउटसाइड APMC सेल. अब आप APMC से, यानी कि जो मंडियां, आप जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग जो कमेटीज हैं, उनकी जो मंडी होती है, किसानों की मंडी आपने देखी होगी, वहां बड़े अक्षरों में APMC लिखा रहता है हिंदी में. तो फार्मर्स सफर मोर इन मार्केटिंग देयर प्रोड्यूस देन इन प्रोड्यूसिंग इट. APMC मार्केट्स आर मोनोप्सोनिस्टिक. देखते हैं अभी, बिकॉज आपको बताते हैं मोनोप्सोनिस्टिक क्या होता है. विथ हाई इंटरमीडिएशन कॉस्ट. इफ फार्मर्स आर अलाउड टू सेल आउटसाइड APMC यार्ड्स. जैसे मोनोप्सोनिस्टिक मतलब ये होता है कि ये ओलिगोपोली क्या होती है और मोनोप्सोनी क्या होती है. ओलिगोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर a few firms control the supply of commodity. कुछ फर्म्स ही सप्लाई करती हैं कमोडिटी. These firms are oligopolist. The competing firms are large enough to be able to control to total industry आउटपुट. आ गया समझना? तो ये कहलाता है ओलिगोपोली. और प्योर ओलिगोपोली का मतलब ये है, प्योर ओलिगोपोली है द ओलिगोपोलिस्ट सेल प्रैक्टिकली होमोजेनस प्रोडक्ट्स. जैसे कोई स्टील बेचता है तो केवल स्टील बेचेगा, है ना. कॉपर वाला केवल कॉपर, सीमेंट, पेट्रोल एंड a few other इंडस्ट्री. ये प्योर ओलिगोपोली होती है. और डिफरेंशियल ओलिगोपोली में क्या होगा? एग्जांपल्स है ऑटो, टायर्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सिगरेट्स एटसेट्रा. तो फ्यू फर्म्स जो हैं वो सब करती हैं. लेकिन मोनोपोली और ओलिगोपोली को समझे तो मोनोपोली में आप क्या मानते हैं? इज एन इकोनॉमिक मार्केट फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस where there is only a single provider of that service. जब आप जानते हैं कि ये मोनोपोली है, इनकी तो मोनोपोली मचा रखी है, तो इसका मतलब ये है कि आप केवल एक सेलर है वहां पे और बायर बहुत सारे हैं, खरीदने वाले ज्यादा हैं. और इसका उल्टा हो जाएगा इसमें मोनोप्सोनी. Monopsony occurs when a firm has market power is employing factors of production
सो देयर इज वन बायर एंड मैनी सेलर, केवल एक बायर है और बहुत सारे सेलर हैं। तो जब खरीदने वाला केवल एक हो और बेचने वाले जब बहुत सारे हों तो इसको मोनोपोली कहते हैं, मोनोपोली। ठीक है, a monopoly employer is one who has market power is in hiring workers. This is similar to monopoly where there is one seller and many buyers. मुझे लगता है चीजें समझ में आई होंगी। खास करके जब हम मंडी में जाते हैं ना, तो मंडी में ऐसा ही होता है कि एक खरीदने वाला है, उसको बेचने वाले बहुत सारे हैं। तो किसान जब अपना उपज लेकर के मंडी में जाते हैं तो मोनोपोलिस्टिक जो होता है कि एक ही खरीदने वाला है, तो वो तो फिर अपनी शर्तों पे खरीदेगा, तो उसका नुकसान किसान को होता है। तो क्या बोल रहे हैं यहां पर कि एपीएमसी मार्केट्स आर मोनोपोलिस्टिक विथ हाई इंटरमीडिएशन कॉस्ट, यानी कि एक तो अपना इंटरमीडिएशन कॉस्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है उनका। इफ फार्मर्स आर अलाउड टू सेल आउटसाइड एपीएमसी यार्ड्स, अगर मान लीजिए किसानों को एपीएमसी यार्ड से बाहर भी बेचने का यदि मौका मिलेगा तो मोर कंपटीशन बिटवीन बायर्स विल राइज, तो ज्यादा कंपटीशन रहेगा, ज्यादा प्रतियोगिता होगी बायर्स के बीच में, तो खरीदने वाले ज्यादा होंगे और मंडी फी एंड कमीशन विल बी लोअर। तो जो मंडी की फीस लगती है और कमीशन जो बीच में कटता है वो भी कम हो जाएगा। द स्टेट गवर्नमेंट सेसेस विल रिड्यूस, स्टेट गवर्नमेंट का जो सेस है, जो उपकर लगते हैं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट उपकर लगाते हैं, वो भी कम होंगे। वंस द इंटरस्टेट ट्रेड इज मेड पॉसिबल, प्राइजेस विल गेट इंटीग्रेटेड, सरप्लस प्राइजेस विल गेट इंटीग्रेटेड। तो अगर इंटरस्टेट ट्रेड हुआ तो फिर तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा प्राइजेस के मामले में। ठीक है, और सरप्लस प्रोडक्शन रीजन फार्मर्स विल गेट बेटर प्राइजेस, और अगर किसानों के पास जो सरप्लस प्रोडक्शन है ऐसा, तो उसको और अच्छे प्राइस मिल पाएंगे। एंड कंज्यूमर्स इन शॉर्टेज रीजन विल गेट लोअर प्राइजेस, तो कंज्यूमर्स को जब शॉर्टेज क्षेत्रों में जो है अच्छा कम मूल्य पे अच्छा सामान मिल पाएगा। तो ये जो दो रिफॉर्म्स आपने देखे मोदी सरकार के, फर्स्ट तो हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाला है और दूसरा है एपीएमसी के बाहर जाकर के बेचने वाला। थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बात सरकार कर रही है, इसका फायदा हमको किसानों को कैसे हो सकता है और इसके नुकसान क्या है, दोनों आपको लिखने की कोशिश करनी चाहिए। सो थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। वंस दिस इज लीगलाइज्ड, फार्मर्स विल गेट प्राइस एश्योरेंस एट टाइम फॉर सोइंग। देखिए, अभी आपने देखा है कि जो कुछ राज्य हैं उन्होंने ऐसी कोशिश की है इसको लागू करने की, सोइंग के टाइम पे ही आपको प्राइस एश्योरेंस हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होगा कि आप हमारे हिसाब से ये वाली फसल बोई है और आप फसल जब बोते हैं तभी आपको पैसा मिल जाएगा, और एक तरह से प्राइस का एश्योर कर दिया जाएगा आपको कि इतना प्राइस तो आपको मिलेगा ही। दैट विल हेल्प प्रॉपर क्रॉपिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन फॉरवर्ड प्राइसेस। तो उनको क्रॉपिंग डिसीजन जो है लेने में आसानी होगी कि आप कौन सी क्रॉप बोने जा रहे हैं, है ना। आंध्र प्रदेश ने और तेलंगाना तरफ जो है इस प्रकार के कुछ डिसीजन हुए हैं कि वो फिक्स क्रॉप को पहले से ही बताने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत, और उसके तहत कि सारे किसान कौन सी फसल बोएंगे, कितने किसान कौन सी फसल बोएंगे, ये सरकार एक तरह से तय करेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट रशियन एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट अगर लागू हो जाता है और अगर उसके फायदे होते हैं तो मुझे लगता है दूसरे राज्य भी जो है इस प्रकार की चीजें कर सकते हैं। बट बिग बायर्स एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद इंडिविजुअल फार्मर्स इज एन इनएफिशिएंट प्रोसेस। तो अगर बड़े खरीदार अगर निकलेंगे इसमें, अगर इसमें आते हैं तो इंडिविजुअल फार्मर्स को जो है दिक्कत आ सकती है। Rather, first the FPOs
need to be built at scale, farmer producer organization, FPO, farmer producer organizations, तो ये बनाने पड़ेंगे, इनकी आवश्यकता होगी। बेनिफिट्स विल बी यूनिफॉर्म क्वालिटी, ठीक है, तो जो इसके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लाभ हैं वो यूनिफॉर्म क्वालिटी, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होने वाली है, एंड फार्मर्स बेटर बार्गेनिंग पावर विथ लार्ज बायर्स, तो बड़े खरीदारों से किसान जो है अच्छे से बार्गेनिंग कर पाएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत नाबार्ड का क्या रोल होगा? नाबार्ड कैन प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल एट 7% इंटरेस्ट, है ना, जो क्रॉप लोन्स में होता है किसानों को जो दिया जाता है, तो 7% इंटरेस्ट नाबार्ड जो है वो वर्किंग कैपिटल दे पाएगा। द प्रेजेंट MFI रेट इज 18 to 22% है, तो जो बहुत ज्यादा है। नाबार्ड 7% पे पूंजी अवेलेबल कराएगा। वर्किंग कैपिटल अवेलेबल कराना बहुत अच्छी चीज है। देखिए, अधिकांश लोन में या जो सरकार सहायताएं देती है उसमें वर्किंग कैपिटल नहीं दे पाती, तो वर्किंग कैपिटल नहीं देते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक बार आपको कैपिटल दे दिया। अभी ये जो नया पैकेज आया है, जो जिसे हम राहत पैकेज बोल रहे हैं, इस पैकेज की यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल बहुत कम लोगों को अवेलेबल करा रहा है, जबकि ये जो पेंडेमिक है और खास करके कोविड के कारण जो स्टिमुलस पैकेज की बात की जा रही है, इसमें अधिकांश लोगों को वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काम बंद हो गया है, काम करने वाले चले गए हैं। ऐसे समय में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी वर्किंग कैपिटल की, कि हम वर्किंग कैपिटल के बिना हम लोग इसको कैसे शुरुआत करेंगे। उद्योग बंद हैं, दुकानें बंद हैं, और कई जगह सामग्री खरीदनी है, अपने रोजमर्रा के बिल चुकाने हैं। तो ये सरकार का, यहां जो आप नाबार्ड के माध्यम से देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वर्किंग कैपिटल अवेलेबल कराएंगे, ये एक बहुत अच्छा कदम है। डोंट इम्पोज स्टॉक लिमिट्स even after these reforms. If the government suddenly decide to reimpose stock limits if prices of perishable rise by 100%, ये देखो, अगर स्टॉक लिमिट्स अगर आपने इम्पोज कर दिया तो फिर प्राइस फिर बढ़ जाएंगे, एंड नॉन पेरिशेबल बाय 50%। तो पेरिशेबल आइटम का तो यही दिक्कत है, आप जानते ही हैं कि पेरिशेबल आइटम तो केवल कोल्ड स्टोरेज में और उसी में रखे जा सकते हैं, और वो भी ज्यादा समय तक नहीं रखे जा सकते। देन द एंटायर रिफॉर्म विल बी किल्ड। तो पूरे के पूरे अगर आपने स्टॉक लिमिट को इंपोज कर दिया तो पूरे रिफॉर्म का कोई मतलब नहीं रहेगा। इंस्टेड ट्राई seeing what's the extra burden due to such price increase seasonally और household budget। तो ये पूरा हाउस होल्ड बजट पर और प्राइस इंक्रीज पर, उन पर सब पर सीधा असर आने वाला है। क्या समरी है इसकी? दिस इज द 1991 LPG मूवमेंट फॉर एग्री मार्केटिंग इन इंडिया एंड द फाइन प्रिंट विल कैरी द डेली फाइनली। तो ये अच्छा आर्टिकल था। 3 बड़े एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में 3 बड़े सुझाव हैं, या यूं कह सकते हैं कि 3 बड़े सुधार हैं सरकार के। 11 पॉइंट्स में से उन्होंने 8 पॉइंट्स को नकार दिया है। 3 इंपॉर्टेंट एक्साइटमेंट पॉइंट्स के एक्साइटमेंट को इन्होंने सामने लेके आया है। चलिए आगे देखते हैं। इसी को स्टिमुलस थर्ड मंत्रा बोला है, जय किसान, इसका नाम दिया है उन्होंने जय किसान। मेगा रिफॉर्म्स फॉर एग्री सेक्टर, एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट to be amended, interstate trade barriers to be removed और legal framework to ensure fair price। तो ये 11 पॉइंट्स में से फाइन प्रिंट के नाम से हैं, तो इनको आप सर्च कर लीजिएगा तो अच्छा नोट्स बन जाएगा आपका। और न्यू लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसके ऊपर एक नोट्स बना लीजिएगा।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर, न्यू लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये आप फोटो खींच सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओलिगोपोली एंड मोनोपोली, मोनोपोली, सॉरी, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। इसको जरूर पढ़िएगा, परीक्षा में आ सकता है, खास करके एग्रीकल्चर मार्केट के मामले में। मोनोपोली वर्सेस ओलिगोपोली। मोनोपोली वर्सेस मोनोपोली। मोनोपोली वर्सेस मोनोपोली। तो ये निकाल लीजिएगा ओलिगोपोली के बारे में और इसके बारे में, हालांकि इतना ज्यादा नहीं है। अगर आप, ये एक व्यक्ति हैं, जापानी व्यक्ति, मासानोबु फुकुओका। ये एक तरह से नेचुरल फार्मिंग के लिए जाने जाते हैं। जापानीज फार्मर फॉर हिज नेचुरल फार्मिंग and revegetation of desertified land। तो जो desertified land है वहां पर ये नेचुरल फार्मिंग करते हैं। जापानीज फार्मर है। He was a proponent of no till, यानी कोई हल नहीं चलाएंगे वहां, कोई हर्बिसाइड नहीं करेंगे, वो नहीं लगाएंगे, हर्बिसाइड नहीं लगाएंगे, नो हर्बिसाइड। ग्रेन कल्टीवेशन और फार्मिंग मेथड्स के लिए जाने जाते हैं। ट्रेडिशनल टू मेनी इंडिजिनस कल्चर्स, नेचुरल फार्मिंग। देखा जाए तो ये बोलते हैं कि नेचुरल फार्मिंग और डू नथिंग फार्मिंग सिस्टम, यानी फार्मिंग के नाम पे कुछ कर ही नहीं रहे। He was the author of several Japanese books and scientific papers, and his influence went beyond farming to inspire individuals within the natural food and lifestyle movement। तो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 5, कि नेचुरल फार्मिंग के प्राकृतिक खेती क्या होती है
और उसके महत्वपूर्ण 5 बिंदु कौन से हैं? पहला है ह्यूमन कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, प्लॉइंग और टिलिंग आर अननेसेसरी। तो जो हल खेतते हैं, हल से जो खेत में जुताई करते हैं, उन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो टिलिंग की जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, प्रिपेयर्ड फर्टिलाइजर्स आर अननेसेसरी एज इज कंपोस्ट। कंपोस्ट है तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है। और weeding either by cultivation or by herbicides is unnecessary. Only minimal weed suppression with minimal disturbance should be done. उसको कम से कम कर लिया जाए। And applications of pesticides or herbicides are unnecessary. यानी कीटनाशक और खरपतवार नाशक कुछ भी नहीं करना है। And pruning of fruit trees is unnecessary. तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा नेचुरल फार्मिंग रखना है, मतलब आपको कुछ करना नहीं है फालतू। ऐसी खेती करना है कि जिसमें आर्टिफिशियली हमको कुछ ना करना पड़े, तो इसको नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। क्ले सीड बॉल्स आल्सो नोन एज अर्थ बॉल्स और नेंदोडेंगो, ये जापानीज में इसको नेंदोडेंगो कहते हैं। क्ले बॉल्स कंसिस्ट ऑफ ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट सीड्स रोल्ड विद इन अ बॉल ऑफ क्ले। मिट्टी की एक बॉल बना लेते हैं, उसमें बहुत सारे सीड्स को, अलग अलग सीड्स को रोल कर देते हैं। प्रिफरेबली वोल्केनिक पायरोक्लास्टिक रेड क्ले। तो वो वोल्केनिक पायरोक्लास्टिक रेड क्ले होती है, लाल मिट्टी होती है, जिसको सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। फुकुओका रीइन्वेंटेड एंड एडवांस द यूज ऑफ क्ले सीड बॉल्स। तो उन्होंने निंदोडेंगो को काफी यूज किया है अपनी खेती में। और अगर आप मासानोबू फुकुओका करके सर्च करेंगे तो ये आपको मिलेंगे, इनके बारे में बहुत सारी जानकारी है और कैसे इन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है अपना राइस कल्टीवेशन बाय नेचुरल फार्मिंग, उसका तरीका बता रखा है इन्होंने। ये वीडिंग कैसे करेंगे, हाँ, और कल्टीवेशन फैक्टर्स, फर्टिलाइजर, वाटर, डिजीज, पेस्ट कंट्रोल, प्लांट ग्रोथ, इन सब का दिया है पूरा। तो ये मेथड जो है ये आप नेट से देख सकते हैं, वहीं से लिए हुई पिक्चर है। पीएम फसल बीमा योजना, इसको जो हमने आपको लिखवा दिया है, इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लिखवा दिया है आपको। तमाम योजनाएं जो लिखवाई थी उसमें आपको बता दिया है, तो इसको आप ले सकते हैं। तो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की क्रोनोलॉजी आप इंटरनेट से ले लीजिए, गूगल में लिखिएगा क्रोनोलॉजी ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स इन इंडिया, तो इमेजेस में आ जाएगा ये, ठीक है। तो अभी तक की जितनी भी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, वो आ जाएंगे। तो चलिए अगले आर्टिकल में चलते हैं। ये बहुत सारे हैं आर्टिकल तो, लेकिन प्रताप भानु मेहता के आर्टिकल में चलते हैं। कश्मीर लॉकडाउन, कश्मीर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, देखिए। ये जो पूरा खास करके कश्मीर के बारे में जो मैं बताना चाह रहा था, देखिए कश्मीर एक ऐसा इशू है ना भारत में कि अगर इसके बारे में आप बात करो तो बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। कश्मीर की अगर आप चिंता करोगे कि कश्मीर में ये थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा है या सरकार कश्मीर में ये ठीक नहीं कर रही है, सरकार को कश्मीर में ऐसा नहीं करना चाहिए, तुरंत आप देशद्रोही हो जाओगे। एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी यहाँ पर, तो परीक्षा में लिखते समय में भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रो बीजेपी माइंडसेट वाले जो लोग हैं अगर वो कॉपी चेक कर रहे हैं तो
अलग स्थिति होगी। और प्रो कश्मीर वाले जो लोग हैं, खास करके जेएनयू के जो लोग हैं, वो कॉपी चेक कर रहे होंगे, तब स्थिति अलग होगी। तो आपको बड़ा संतुलित उत्तर लिखना पड़ेगा। आपका कॉपी कौन चेक कर रहा है उस पर निर्भर करेगा ये। तो आप संतुलित लिखेंगे तो बच जाएंगे मिनिमम। ऐसे प्रश्नों में ना आपको एवरेज मार्क्स आ जाए कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स लेने के चक्कर में आप कहीं फेवर में अगेंस्ट कहीं बहुत ज्यादा नहीं लिख देना। ना तो कश्मीर को खराब बताना है, ना कश्मीर को बहुत ज्यादा। देखो, परीक्षा की रणनीति के हिसाब से बता रहा हूं मैं। आप पर्सनली आप जो कुछ भी सोचते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। परीक्षा की रणनीति के हिसाब से ऐसा है कि कश्मीर को लिखते समय में बहुत सावधानी रखना है। अखबार वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अखबार वाला लिख के चला जाएगा, ये भी आर्टिकल लिख के चले जाएंगे, लेकिन हमको परीक्षा देनी है और परीक्षा देकर के कुछ बनना है। बीजेपी को फायदा पहुंचाने से, कांग्रेस को फायदा पहुंचाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आपका सिलेक्शन नहीं होगा और बीजेपी को बहुत फायदा हो जाएगा, तो आपके लिखने से किसी को कुछ फायदा भी नहीं होने वाला, लेकिन आप मारे जाओगे। कॉपी चेक करने वाले जो हैं वो कौन है उस पर डिपेंड करता है। सो देख लीजिए, मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूं। द सिचुएशन हैज गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स इन कश्मीर। यहां प्रताप बानो मेहता बोलते हैं कि खराब से और खराब होती जा रही है, बिल्कुल खराब होती जा रही है कश्मीर में व्यवस्थाएं। एंड इंडिया रिस्क है लॉन्ग टर्म बिटर स्ट्रगल, नॉट जस्ट इन कश्मीर बट एल्सवेयर टू। Indian constitutionalism and Kashmir. So the promise made on 5th of August 2019 was that brightness of India's constitution will now reach Kashmir. देखो, अमित शाह ने, प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जब 370 समाप्त किया और ये सब चीजें हुई, तब उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि तुम अलग थलग पड़े हुए हो उधर कश्मीर में, और कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो ब्राइटनेस है, यानी कि उसका जो उज्जवल पक्ष है भारतीय संविधान का, वो आप तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि आप अलग थे, आपका अलग विधान था। और 370 का स्टेटस आपको वो फायदे नहीं देता जो फायदे आम भारतीय को मिलते हैं। ऐसा बोल करके 5 अगस्त 2019 को ये सब चीजें हुई थी, ये प्रॉमिस किया गया था, बट द एग्जैक्ट रिवर्स सिम्स टू हैव हैपेंड। यहां मेहता जी बोलते हैं कि सब कुछ उल्टा हो गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ इज लूजिंग इट्स शाइन। दरअसल इन दिनों में जब से 370 हटी है, उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के फायदे कश्मीर तक पहुंचाने थे, और आप बोल रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो ब्राइटनेस है वो कश्मीर तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन यहां उल्टा हो गया, यहां खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी शाइन खो दी है इस बीच, क्योंकि कई सारे ऐसे फैसले हुए हैं और कई सारी चीजें ऐसी हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन धुंधला गया है, क्योंकि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को रोक दिया गया है। एग्जाम्पल, द सुप्रीम कोर्ट हैंडलिंग ऑफ द 4G इन कश्मीर इशू। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 4G इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कश्मीर में, उसको आवश्यक नहीं बनाया। तो जब कश्मीर को आप 4G भी नहीं दे सकते तो फिर भारत में शामिल करने से क्या मतलब रहा? आपने तो कहा था कि आप बहुत फायदा करने वाले हैं कश्मीर में। सो नो नेचुरल जस्टिस। द सुप्रीम कोर्ट हैज थ्रोन द बॉल बैक इन द कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। फिर से उन्हीं के कोर्ट में भेज दिया है बॉल को। सो द होम मिनिस्ट्री इज द प्लेंटिफ। यहां पर प्लेंटिफ कौन हो गया? होम मिनिस्ट्री। जज भी वही हो गई, एग्जीक्यूशनर भी वही हो गया, एंड जूरी भी वही हो गया इन इट्स ऑन केस। यानी खुद के केस में जूरी भी वही है, एग्जीक्यूशनर भी वही है, जज भी वही है, प्लेंटिफ भी वही है। वही मुद्दई है, वही गवाह है और वही सब कुछ है। तो अब देखा जाए तो आरोप जो है वो भी तो होम मिनिस्ट्री पर है कि कश्मीर में सब कुछ अच्छा नहीं होने दे रहा, उसका कारण भी होम मिनिस्ट्री है। एंड जूरी इन इट्स ऑन केस। So the message to Kashmiris is that Indian judiciary would not give any solution. कश्मीरियों को क्या संदेश गया है कि भारतीय न्यायपालिका तो उनके लिए कुछ नहीं कर रही ना, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज नो होप आइदर।
कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ भी आशा नहीं की जा सकती। व्हाट गवर्नमेंट सेड, गवर्नमेंट क्या कहती है, क्या कहा उसने? If one read carefully, the government arguments in Supreme Court indicated its own Kashmir policies had failed. उनकी खुद की कश्मीर पॉलिसी फेल हो गई बिकॉज इट वांटेड कश्मीर टू बी ट्रीटेड एज ए वॉर जोन। उन्होंने कहा देखो अभी कश्मीर में ये सब इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक वॉर जोन है, वो युद्ध का क्षेत्र है। Hence even in pandemic no 4G of Kashmiris। अब पेंडेमिक में तो वर्क फ्रॉम होम है और सब कुछ है, और 4G जो है वो कश्मीरी को नहीं मिल पा रहा है। तो अब हम 5G की बात कर रहे थे, यहां तो 4G नहीं मिल रहा है कश्मीरियों को। सो कंट्रोल वर्सेस सक्सेस इन अ डेमोक्रेसी, ए स्टेट बिकम्स less and less successful with every extra bit of force and repression in it adopts. So Kashmir's repression via 4G denial, UAPA against journalists are indicators. Anyone who speaks anything slightly against the Indian state is a terrorist. अब दरअसल क्या है कि ये एक प्रथा है ना कि थोड़ा सा भी खिलाफ बोलो तो बोल देंगे तुम पाकिस्तान से मिलोगे और तुम टेररिस्ट हो। तो यही तो प्रॉब्लम है, उसको टेररिस्ट बोलते हुए देर नहीं लगेगी। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। तो यूएपीए क्या था? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ये लगा देंगे। तो आपने देखा अभी कुछ पत्रकारों के खिलाफ द सेम यूएपीए इज बीइंग यूज्ड ओपनली इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो व्हाट अबाउट मिलिटेंसी? राइजिंग मिलिटेंसी इज अ फैक्ट, government admits to it and the government ascribes its origins to Pakistan। अब लोग मिलिटेंसी तो है ही है और वो साफ साफ बोलते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित है। द गोली इज फुल ऑफ रेज like it was before August 2019. COVID lockdown is the cover for many things that should not be happening. COVID lockdown अलग से चल रहा है। तो दरअसल क्या है कि थोड़ा सा फायदा अभी सरकार को यह है कि वहां की जनता उग्र नहीं होगी और वहां के लोग अभी भारत के खिलाफ या भारत सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, अपनी सरकार के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे, अपनी सरकार कहेंगे उसको। उसका फायदा जो हो रहा है वो कोविड की वजह से हो रहा है, क्योंकि कोविड लॉकडाउन का बहाना है कि अभी तो कोविड का लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए आप धैर्य रखिए। देयर इज नो स्ट्रेटजी टू बिल्ड ट्रस्ट विद यंग पीपल इन कश्मीर, इंस्टेड द एलिनेशन इज इन फुल स्विंग। अब ये जो एलिनेशन है ना, ससंबद्धता किसके साथ में? आतंकवादी समूहों के साथ में, उनके साथ में, वो पूरी तीव्रता पर है। दरअसल वहां के जो यंग लोग हैं उनके अंदर क्योंकि कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि उन यंग लोगों में कोई विश्वास भरा जा सके, तो उनको एक तो मिलिटेंट मान लिया गया है और एंटी बीजेपी मान लिया गया है और बस बात खत्म हो गई। वेयर आर वी हेडेड? सो व्हाट एग्जैक्टली इज इंडियन स्टेट ट्राइंग टू अचीव इन कश्मीर? क्या वास्तव में होना चाहिए, क्या किया जा रहा है? ये तीन पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं। इफ द गोल इज फ्रीडम एंड राइट्स ऑफ ऑल, देन सेंसरशिप इज डूइंग द रिवर्स। अगर आप फ्रीडम देना चाहते हैं सबको और अधिकार देना चाहते हैं सभी को, तो आप जो सेंसरशिप किए हुए हैं ना वहां पे, ये उल्टा काम करेगा। दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कि इफ द गोल इज डेमोग्राफिक चेंज वाया कोएर्शन, देन अ लॉन्ग वॉर लाइज अहेड। एंड इफ द गोल इज अ नॉर्मल डेमोक्रेसी, देन द आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड प्रो डेली पार्टीज विल ओनली गिव अ हाफ सोल्यूशन। दरअसल कुछ प्रो डेली पार्टीज जो हैं, जो खास करके बीजेपी के साथ हैं एक तरह से और बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, ऐसी पार्टीज को प्रमोट करना यानी कि आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड करना। तो आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड पार्टीज जो हैं वो कभी सक्सेस नहीं होती डेमोक्रेसी में, वो केवल हाफ सोल्यूशन है, आधा हल है, वो पूरी समस्या का हल नहीं हो सकता। सो वो प्रो बीजेपी इज प्रो इंडिया
अब ये एक बहुत खतरनाक चीज है, जो बीजेपी के साथ है वही भारत के साथ है, तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। अगर आप बीजेपी के साथ नहीं है तो आप भारत के साथ नहीं हो। सो द बीजेपी डिफाइंस बीइंग प्रो बीजेपी इज द ओनली वे टू बी ए पेट्रियोटिक इंडियन। अगर आप देशभक्त भारतीय हो तो आपको बीजेपी के साथ होना पड़ेगा, प्रो बीजेपी होना ही पड़ेगा। एज द ऑप्शंस इन कश्मीर हैव रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, इसलिए तो फिर कश्मीर में तो फिर पेट्रियोटिक लोग मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बीजेपी के साथ नहीं होना चाहते। सो वी शुड नॉट बी सरप्राइज टू सी कश्मीर ऑन द एज एज द बेसिक राइट्स और फ्री पॉलिटिकल प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स आर ऑल मिसिंग। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है। पाकिस्तान पॉलिसी, देयर इज नो आर्टिकुलेटेड पॉलिसी ऑन पाकिस्तान एट ऑल नाउ। तो without that there is no way militancy can be reduced, and China is now putting pressure in the Ladakh sector. This new vulnerability on both fronts is a very dangerous situation. तो क्या समरी निकल करके आती, what's happening in Kashmir will not end there but spread elsewhere. Time for positive changes to be ushered in. देखिए कश्मीर के मामले में मैंने आपको पहले भी बोल दिया, थोड़ा सा कुछ भी बोलना बड़ा खतरनाक होता है, और खास करके परीक्षा में कॉपी जो चेक कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कश्मीर जेएनयू, ये कश्मीर के ऊपर जेएनयू के जो विचार हैं वो बिल्कुल अलग विचार है, और अधिकांश लोग कॉपी चेक करने जाते हैं यूपीएससी की, वो जेएनयू के लोग जाते हैं। तो जेएनयू के लोग कॉपी चेक करेंगे और अगर ये प्रताप बानो मेहता का आर्टिकल देख लेंगे तो उनको पसंद आएगा, और अगर वो जेएनयू के नहीं है और बीजेपी माइंड सेट के हैं, आरएसएस में जाते रहे हैं और ऐसा कुछ लिख दिया आपने तो आपको निपटा देंगे। तो बीच का लिखना आना चाहिए आपको। तो बीच का लिखने के लिए फिर कभी हम बताएंगे, आज तो आप खास खास फैक्ट्स लिख लीजिए। बैलेंस कैसे लिखते हैं फिर बाद में बात करेंगे। स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसके बारे में ये नोट्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हरि सिंह के बारे में भी है। एक ये है 8 पॉइंट्स। 370 तो आपको मिल जाएगा, 370 के तो बहुत सारे नोट्स हैं। 35A के ऊपर भी एक छोटा नोट्स बना लीजिएगा इस साल 100 वर्ड में, आर्टिकल 35A। ये नेक्स्ट पॉइंट्स हैं उसके 9, 10, 11। स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, ये इम्प्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के इम्प्लीकेशंस क्या थे, प्रभाव क्या क्या हुए थे, यानी कि 370 जो था उसके महत्वपूर्ण लक्षण है। ये 8 महत्वपूर्ण लक्षण, 8 पॉइंट्स, ठीक है। और अगस्त 2019 में क्या कहा गया था, अगस्त 2019 में कहा गया था कि आपको भारत में शामिल होने का फायदा मिलेगा। तो कितना फायदा मिला, ठीक है। भावनात्मक लिखने से नहीं होता, ढंग से लिखना पड़ता है, अकल से, इमोशनली नहीं। कश्मीर इन द 1950s, जेपीपी, दिल्ली एग्रीमेंट 1952, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला एपिसोड जो पूरा हुआ था उसके बारे में नोट्स है।
आपको पता है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ जम्मू कश्मीर 1965 टिल डेट, पहले चीफ मिनिस्टर नहीं बोलते थे, पहले प्राइम मिनिस्टर कहते थे। काफी समय तक वहां पर चीफ मिनिस्टर शब्द यूज नहीं किया जाता था, प्राइम मिनिस्टर किया जाता। चलिए आखिरी आर्टिकल देख लेते हैं। टू क्राइसिस टू लेसन्स, अच्छा आर्टिकल है ये। डी सुब्बा राव जो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं, उनका आर्टिकल है। इसमें वो कह रहे हैं दो संकट आए हैं अभी दुनिया में और दो तरह का लेसन देखे गए हैं। दरअसल दो सीख मिली है हमको, दो संकटों से दो सीख मिली है। तो कौन से दो संकट हैं और कौन सी दो सीख है? तो ग्लोबल रिसेशन, तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जीएफसी और कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस सीएफसी। तो ये बोल रहे हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 एंड द कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2020 आर फंडामेंटली डिफरेंट इन नेचर बट कैरी द सेम मैसेज। तो जीएफसी और सीएफसी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 एंड कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस 2020, दोनों अलग अलग है नेचर में तो, लेकिन एक जैसा मैसेज देती हैं। ग्लोबल रिसेशन, द आईएमएफ हैज वार्न्ड दैट दिस 2020 रिसेशन ड्यू टू द ग्रेट लॉकडाउन विल बी क्वाइट एक्सटेंसिव कंपेयर्ड टू द पोस्ट 2007 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये बोल रहे हैं कि जो लॉकडाउन है ये ज्यादा एक्सटेंसिव है, क्योंकि जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 में आया था वो अलग अलग नेचर का था। तो सीएफसी एंड जीएफसी दोनों के चार एस्पेक्ट्स इन्होंने लिए हैं। फर्स्ट, ओरिजिन एंड ट्रांसमिशन। जीएफसी का ओरिजिन कैसे हुआ और उसका ट्रांसमिशन कैसे हुआ, यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस केम फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर and was transmitted worldwide due to irrational exuberance shown by banks and fiscal instruments used were CDA, CDO, MBS, FBS and others. तो ये जो एक irrational exuberance आया था कि आप अनाप शनाप लोन बांट रहे थे, खास करके जो 9/11 की घटना हुई थी और हमला हुआ था 9/11 का न्यूयॉर्क पे, उस हमले के बाद में जॉर्ज बुश ने और इन्होंने बैंकों को कहा कि आप खूब लोन बांटिए, जितना लोन बांट सकते हो उतना बांटिए, सॉफ्ट लोन जिसको कहते हैं। सामने वाले के पास लौटाने की क्षमता है या नहीं है, उसके पास पैसा है या नहीं है, आप उसको लोन दीजिए। वो कुछ खरीदे, मकान खरीदे, कार खरीदे, कुछ भी खरीदे, हमको उसको खरीदने की आदत में डालना है, उसको मार्केटिंग करे, वो खरीदे, बस आप लोन दीजिए उसको। उस लोन, अतिरिक्त लोन देने की जो आदत है उसको बोलेंगे हम लोग एक तरह से इरेशनल एक्सुबरेंस शोन बाय बैंक्स। और बहुत सारे फिस्कल इंस्ट्रूमेंट जो खास करके सीडीएस, सीडीओ, एमबीएस और एफबीएस और ये सब आप पढ़ेंगे उसमें, तो उन्होंने इस तरह की बहुत सारी चीजें की जिसकी वजह से क्या दिक्कत आई, पीपल लॉस्ट देयर इनकम्स एंड डिमांड कोलैप्स्ड। जनता में उल्टा हो गया कि उसकी इनकम चली गई और डिमांड भी कोलैप्स हो गई। द कॉन्टाजियन स्प्रेड फ्रॉम फाइनेंशियल टू रियल इकोनॉमी। तो ये जो कॉन्टाजियन है, ये जो कॉन्टाजियस नेचर होता है ना, संपर्क में आकर के नुकसान पहुंचाने का, हम बोलते हैं कॉन्टाजियस डिजीजेज, संक्रामक बीमारी। तो ये जो संक्रमण है ये कहां पहुंच गया, फाइनेंशियल से कहां पहुंच गया, रियल इकोनॉमी में पहुंच गया। ये संक्रमण फाइनेंशियल से, वित्तीय बाजारों से रियल इकोनॉमी में पहुंच गया। बट सीएफसी, कोरोना
फाइनेंशियल क्राइसिस हैज कम फ्रॉम नेचुरल इकोसिस्टम। अब ये इसका जो ओरिजिन हुआ था वो एक तरह से फाइनेंशियल एक्सुबरेंस से हुआ था, इरेशनल एक्सुबरेंस से हुआ था, और इसका ओरिजिन हुआ है नेचुरल इकोसिस्टम से। एंड फर्स्ट इंपेक्टेड चाइनीज सप्लाई चेन्स, उसने सबसे पहले चाइनीज सप्लाई चेन पे अटैक किया। डिमांड श्रम्ड ड्यू टू नेशनल लॉकडाउन्स, और डिमांड जो है बिल्कुल खत्म हो गई, दुनिया भर में लॉकडाउन्स हैं। सो रियल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस वेंट टू द फाइनेंशियल इकोनॉमी, इसलिए वहां से नेचुरल इकोसिस्टम से निकल करके बीमारी आई और उसने सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया, और वो फाइनेंशियल से निकल फाइनेंशियल इकोनॉमी में आ गई, है ना। रियल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस वेंट इनटू financial economy. So in GFC, once the financial sector troubles were fixed, things were under control. अगर मान लीजिए फाइनेंशियल सेक्टर ट्रबल को फिक्स कर लिया जाए, यानी कि उनको ठीक कर लिया जाए, तो अपने आप जो है वो सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, यानी मार्केट ठीक से चलने लगे। लेकिन बट इन द CFC द वायरस हैज टू बी कंटेन्ड बाय साइंस। Fiscal stimuli are temporary confidence boosters only. दरअसल कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस में जो वायरस है वो तो साइंस से कंट्रोल होगा ना, वो मार्केट से नहीं हो सकता। फिस्कल स्टिमुलस जो दे रहे हैं, यानी जो पैकेज आ रहा है, राहत पैकेज आ रहा है, सरकार वित्त मंत्रालय कुछ करे या रिजर्व बैंक कुछ करे, सरकार स्टिमुलस पैकेज लेके आए, इससे तो CFC कंट्रोल नहीं होना। GFC हो सकता है लेकिन CFC नहीं हो सकता, क्योंकि CFC जो है वो कहां से होगा, वो साइंस से कंट्रोल होगा। वैक्सीन बनेगी तब होगा, R&D होगा तब होगा। तो ये बड़ा जबरदस्त इन्होंने बात लिखी है कि ओरिजिन एंड ट्रांसमिशन वाला। सेकंड, एसिमेट्री ऑफ सॉल्यूशन। द GFC arose फ्रॉम सबप्राइम मॉर्गेज सेक्टर ऑफ द US हाउसिंग सेगमेंट। वहां मकान जो है वो सबप्राइम क्राइसिस की वजह से लोग जमा करते गए, मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है वो सबमिट कराते गए, एंड हिट द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, और उसका नुकसान पूरी दुनिया को हुआ। द CFC केम फ्रॉम चाइनाज हुबेई प्रोविंस एंड हिट द वर्ल्ड। वहां पर जो है GFC सबप्राइम क्राइसिस से निकल करके आकर के दुनिया को हिट कर रहा था, और यहां पर कोरोना जो है वो हुबेई प्रोविंस से निकल करके, यानी कि वुहान से निकल करके पूरी दुनिया को हिट कर रहा है। फॉर द GFC टू बी रिजॉल्व, द US फाइनेंशियल सेक्टर हैड टू बी मेड सेफ एंड द वर्ल्ड वुड बी सेफ। यानी कि GFC में जो आपने US के फाइनेंशियल मार्केट को संभाल लिया तो पूरी दुनिया सेफ हो गई, है ना। इफ द CFC, ईच कंट्री हैज टू फाइट अ सेपरेट बैटल and tomorrow any one country can reinfect the others. दरअसल क्या है कि GFC में तो केवल US की इकोनॉमी सुधरने से ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे असर आ गया, लेकिन कोरोना में ऐसा नहीं होगा कि केवल US से अगर कोरोना गायब हो गया तो पूरी दुनिया से गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें कोई भी देश बचा रहा कोरोना में तो फिर से रीइंफेक्ट कर सकता है ना। जैसे वुहान में सेकंड स्प्रेड आ गया, तो वुहान का सेकंड स्प्रेड हमको यही सिखाता है कि कभी भी वापस लौट के आ सकता है। थर्ड, पॉलिसी मेजर्स इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर्स। इन द GFC द फाइनेंशियल सेक्टर सॉल्यूशंस रीइंफोर्स द रियल इकोनॉमी सॉल्यूशंस। RBI कट रेट्स टू हेल्प फाइनेंशियल सिस्टम, तो वहां केवल RBI कट रेट्स भी हो गया तो उससे फाइनेंशियल सिस्टम को हेल्प मिल जाती। एंड इंटरवीन इन फॉरेक्स मार्केट टू स्टेबलाइज द रूपी, और वो फॉरेक्स मार्केट में एक तरह से रूपी को भी स्टेबलाइज कर पाता। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड स्टिमुलस इन रियल इकोनॉमी, यानी कि हाउसिंग, रियल एस्टेट, दिस टू वर synergistic, but in the CFC policy actions are not so synergetic. Lockdowns are directly harming real and financial economy. यहाँ CFC में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोई ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आ जाएंगे, हर क्वार्टर पे कोई अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आएंगे, और यहाँ तो लॉकडाउन डायरेक्टली जो है हार्म कर रहा है रियल और फाइनेंशियल इकोनॉमीज को। फोर्थ, nature of global. The GFC was not truly global as didn't hit all countries equally. GFC ने सभी को एक साथ नुकसान नहीं पहुंचाया था।
बट द सीएफसी हैज। लेकिन कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस ने तो दुनिया भर को इक्वली नुकसान पहुंचा है ना। थोड़ा बहुत डेथ टोल अलग अलग हो सकता है, लेकिन नुकसान तो पहुंचा है। द चाइनीज प्रोवाइडेड अ बिग स्टिमुलस इन 2008-9 एज दे वर लेस हिट, जबकि उसको सबसे कम नुकसान पहुंचा था, पर उसने बड़ा एक स्टिमुलस दिया था 2008-9 में, एंड दैट केप्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी गोइंग, है ना। और पूरी दुनिया में उसने क्या कर दिखाया वर्ल्ड इकोनॉमी में, आपको पता है। बट इन द सीएफसी all big economies are hit and no one is holding up the global economy. So for the future, intense global coordination is needed to early warnings for new pandemics. इसलिए नया पेंडेमिक कोई चालू आता है तो बहुत अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। चाइना ने हमको बहुत लेट वार्न किया है और WHO को भी बहुत लेट बताया है जिसका नुकसान हुआ है। समरी, देयर इज वन कॉमन लेसन इन बोथ। एक जैसा जो है सबक हमको देखने को मिलता है इन दोनों क्राइसिस में, वो है ग्रीड एंड एवराइज ऑफ मैनकाइंड विल लीड टू इट्स डाउनफॉल, आइदर द फाइनेंशियल फेलियर्स और द रिवेंज ऑफ मदर नेचर। यानी क्या है, मदर नेचर का बदला है, प्रकृति का बदला है। या तो आप सुधर जाओ, अपने लालच को कम करो और अपनी स्थितियों को सुधारो, अदरवाइज मदर नेचर के बदले के लिए तैयार रहो। तो ये आज के एडिट्स थे।